मंच टीवी के इस कार्यक्रम एक मुलाकात में आप सभी का स्वागत है। आज हमारी मुलाकात हो रही है उल्लासनगर महानगर पालिका में नगर सेवक राजेश वदरिया जी से। राजेश वदरिया जी, आपका इस कार्यक्रम में हार्दिक अभिनंदन। नमस्कार। अपनी प्रथा के अनुसार सबसे पहले हम जानना चाहेंगे आपके जन्म के बारे में, आपके बचपन, आपकी युवा अवस्था के बारे में। मेरा जन्म उल्लासनगर में 22 सितंबर 1968 में हुआ है और सिरू चौक पे हमारा परिवार बैरक नंबर 532 में शुरू से रहता आया है और हमारा पारिवारिक बिजनेस जो है वो मिठाई का है। काशामल मिठाई वाला और बाशामल मिठाई वाला, ये नाम सबने सुना होगा और उल्लासनगर शहर में ऐसा कोई व्यक्ति न होगा कि जिन्होंने हमारे दुकान की मिठाई न खाई हो। राजेश जी, आपने अपने परिवार के बारे में बात बताई। मिठाई का व्यवसाय हम देश में देखते हैं, राज्य में देखते हैं। मिठाई के व्यवसाय वाले लोग जो हैं बड़े बड़े सेठ बन गए हैं और कमर्शियल तौर पर भी अच्छा कमा रहे हैं। आपने ऐसी क्या योजना बनाई कि अपने परिवार के उस व्यवसाय से आप अलग हो गए और एक अलग ही ट्रैक पर चले गए? बेसिकली कभी मेरा मन बचपन से ही मेरे पूर्वजों के बिजनेस में नहीं लगा था, ये हकीकत है। फिर हम लोगों ने पहले एक बिस्किट मैन्युफैक्चरिंग यूनिट डाला था मयूर फूड प्रोडक्ट्स के नाम पे। वो कुछ समय चलाने के बाद में मेरा इंटरेस्ट उस बिज़नेस में भी ज़्यादा नहीं लगा। मेरे अंकल श्री कलुमल बाशोमल वदरिया जो मेरे गुरु भी हैं, तो वो मुझे कंस्ट्रक्शन लाइन में लेके आए। उनके कॉन्ट्रैक्ट्स चलते थे महाड़ा में और कोंकण विभाग की एक उनकी महाड़ा की शाखा होती है गृह निर्माण की, उनके कॉन्ट्रैक्ट्स वो लिया करते थे। तो उनके मार्गदर्शन में मैंने कंस्ट्रक्शन फील्ड में अपने पांव रखे और उसको डेवलप किया। तो कंस्ट्रक्शन फील्ड में किस मतलब उम्र की किस दहलीज पर आप कंस्ट्रक्शन फील्ड में, क्या उम्र रही होगी जब से आप कंस्ट्रक्शन फील्ड में हैं? लगभग मैं 15 साल का था तो उनके साथ मैं कंस्ट्रक्शन फील्ड में आ गया और फिर कई प्रोजेक्ट किए, कई काम किए और बाद में कुछ बिल्डिंगें बनाई, कुछ मार्केट्स बनाए, भवन निर्माण का काम किया, सड़कों का निर्माण किया और इस तरह से फिर बिजनेस करके आगे बढ़े। एक कंस्ट्रक्शन कंपनी के भवन निर्माता या बिल्डर के तौर पर राजेश वदरिया को लोग जानते ही हैं, लेकिन राजेश वदरिया जी की एक और पहचान इन दिनों बन गई है। वो नगर सेवक भी हैं, राजनीतिज्ञ भी हैं। तो ये जो कंस्ट्रक्शन के बिजनेस में आपकी रुचि हुई, आगे बढ़े, तो इसी बिजनेस को बढ़ावा देने के लिए, कहीं ना कहीं इस बिजनेस में मुनाफा पाने के लिए क्या राजनीति का आपने रास्ता चुना? देखिए, मेरा परिवार पहले से ही वेल सेटल्ड रहा है। उल्लासनगर में उस समय पे हमारे घर में कार हुआ करती थी जिस समय पे उंगलियों पे गिने इतने लोगों के पास कार हुआ करती थी। टेलीफोन उस समय पे बहुत थोड़े लोगों के पास थी, जो सुविधाएं हमारे पास थी। तो पैसा कमाने के लिए मैंने कभी राजनीति नहीं की है। एक मन में जो भाव है वो है कि मैं पब्लिक का कोई काम कर सकूं, मैं पब्लिक के किसी काम आ सकूं, वो मेरे लिए सबसे बड़ी सेवा है और वही मेरे लिए पूजा भी है। ये भाव पहले जब आप परिवार से अलग हुए तो आपको कहीं ना कहीं कंस्ट्रक्शन के व्यवसाय में जाना था, पब्लिक के लिए कुछ हित करने का भाव राजनीतिक माध्यम से, इस
के लिए कोई आपकी प्रेरणा बना? बिल्कुल, क्योंकि प्रेरणा के बगैर तो कुछ नहीं होता है। 1985 में जिस समय रिक्शा यूनियन के एक पदाधिकारी का मर्डर हुआ और शहर का वातावरण बहुत ख़राब हो गया, उस समय मैंने पप्पू कालानी के नेतृत्व में अपनी एरिया को सेफ रखने का प्रयास किया और जिसमें हम लोग सफल भी हुए। इससे मेरा पप्पू कालानी से संपर्क बढ़ा और उनके मार्गदर्शन में हमने कई काम किए। पहले मैंने खेमानी पे एक स्पोर्ट्स समिति का गठन किया, स्पोर्ट्स कमेटी का गठन किया, जिसमें हम क्रिकेट, टेबल टेनिस और बाकी गेम्स वहाँ जहाँ आज यात्री निवास है वहाँ हम लोग खेलते थे। उस ज़माने में उन्होंने हमें एक वहाँ रूम भी अलाट किया था जिसमें हम टेबल टेनिस और कैरम वगैरह खेलते थे और एक काफ़ी शानदार सुविधाएं वहाँ पे उपलब्ध करवाई थी। वो जो दौर था जब आप किसी बात से प्रेरणा पाकर आए, तो आगे चलकर वो दौर रुचि में तब्दील हुआ कि कहीं ना कहीं आप क्षेत्र के लिए राजनीतिक माध्यम से कुछ कर पाएँ, कार्यकर्ता बने, पार्टी के नेता बने या नगर सेवक बने, वो रुचि तब पैदा हुई आपके मन में? उस समय पे तो रुचि नहीं थी, धीरे धीरे वो रुचि डेवलप हुई। जब भी पानी की कुछ समस्या थी तो मैंने पप्पू कालानी को अप्रोच किया कि मेरे एरिया में पानी का कुछ इशू है। तो उन्होंने मुझे त्रिलोक कालानी के पास भेजा। त्रिलोक कालानी जी को बोल के मैंने अपने वार्ड में एक बोरिंग करवाई, बैरक नंबर 535 के बाहर, और बहुत अच्छा रिजल्ट मिला। भगवान की कृपा से उस बोरिंग में आज भी पानी आता है। तो इससे हमारा रुझान बढ़ा कि आप पॉलिटिक्स में आके लोगों का कार्य बहुत जल्दी कर पाओगे, उसकी मुझे एक समझ मिली और उससे मेरा राजनीति की तरफ रुझान बढ़ा। शुरुआत कैसे हुई? क्या किसी पार्टी में कोई आपने पद ग्रहण किया? पप्पू कालानी के साथ जो उस समय की पार्टी थी, किसी पद पर आपको रखा गया? मैं पप्पू कालानी के मार्गदर्शन में कांग्रेस में सम्मिलित हुआ। यूथ कांग्रेस में ज्वाइंट सेक्रेटरी मुझे बनाया गया। बाद में सेवा दल में भी मुझे बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी गई और उन जिम्मेदारियों को मैंने बखूबी पूरा किया। तो उससे ही धीरे धीरे करके मैं राजनीति में आगे बढ़ा। ये रही पार्टी की बात कि एक राजनीतिक पार्टी से आप जुड़ गए, एक व्यक्ति विशेष से प्रेरणा पाकर आपने समाज कार्य का काम अपने हाथ में लिया। लेकिन कहीं ना कहीं आपके मन में ये इच्छा हुई कि सरकारी स्तर पर, सरकारी मिशनरी में अंदर जाके, जैसे नगर सेवक सरकार का पैसा लाते हैं, सरकार के पैसे से अपने वार्ड का विकास करते हैं, तो वो आपने कभी इच्छा रखी कि इस तरह मैं भी जो है सरकार के पैसे से वार्ड का विकास करूं, या जिस तरह नगर सेवक जो है एक राशि लाते हैं उस राशि से मैं अपने वार्ड का कार्य करूं? इस तरह राजनीति में काम करते करते इंटरेस्ट डेवलप हुआ। तो मैंने उस समय पे पप्पू कालानी जी से मेरे वार्ड में चुनाव लड़ने की इच्छा जताई। तो उन्होंने मुझे कहा कि अभी तुम यंग हो और तुम्हारी उम्र भी कम है, तो पहले थोड़ा एक्सपीरियंस ले लो, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस ले लो महानगर पालिका का, किस तरह से महानगर पालिका चलती है, और फिर तुम आगे बढ़ो। तो तभी उन्होंने पहली बार मुझे 2002 में महानगर पालिका में मनोनीत नगर सेवक करके नॉमिनेटेड किया। उसके बाद फिर वो आपको अनुभव प्राप्त हुआ? वो फर्स्ट हैंड अनुभव था महानगर पालिका में किस तरह से कामकाज होता है, किस तरह से लोगों का काम किया जाता है, और उनके साथ मनोनीत नगर सेवक बन के शहर लेवल पे काम करने का एक मौका मिला।
साथ में शहर की जो समस्याएं थी उनके साथ में मंत्रालय जाना, मंत्रियों के पास जाना, मुख्यमंत्रियों के पास जाना और बाकी सब कार्य का फॉलो अप करना किस तरह से होता है वो हमने उनके साथ रह के सीखा है। तो जब आप कोऑप्ट हुए, मनोनीत हुए, तो 5 वर्ष का वो कार्यकाल भी गुजरा होगा, फिर एक दूसरा समय आया होगा, फिर चुनाव हुए होंगे। 2002 में आप मनोनीत हुए, फिर 2007 की स्थिति क्या रही? 2007 में फिर से मैंने टिकट मांगा उनसे और इस बार उन्होंने मुझे इस लायक समझा कि मैं चुनाव में खड़ा रह पाऊँ, मैंने अपने आप को प्रूव किया। तो 2007 में मुझे एनसीपी से टिकट मिली और मात्र 30 वोटों से मैं वो चुनाव हारा। लेकिन मैंने अपना कार्य बंद नहीं किया। मैंने इस बीच में वहाँ ऑफिस खोली थी वार्ड में, तो चुनाव हारने के बाद भी मैंने मेरी ऑफिस एक दिन के लिए भी बंद नहीं की और लोगों के काम करते गए, लोगों से जनसंपर्क बढ़ाया, उनके इश्यूज़ क्या हैं वो समझे और अधिकारियों के सामने रख के उसको करने की कोशिश की। फिर उन्होंने वापस 2012 में मुझे फिर से मनोनीत किया, नॉमिनेटेड कारपोरेटर बनाया। इस तरह से दूसरा टर्म भी मुझे मिला। तो और ज़्यादा एक अपने नेता का विश्वास मेरे ऊपर देख के तो हमने भी जितनी हमारे में ताकत थी उतनी ताकत लगा के हमने पब्लिक का काम किया। ऐसा समय भी आया जब आप चुनाव लड़े और जीते? हाँ, 2012 में फिर से जब ये चुनाव हुआ तो कुछ परिस्थितियों के कारण मुझे कांग्रेस में जाना पड़ा। तो वहाँ भी हमने कांग्रेस और एनसीपी का गठबंधन करवाया और गठबंधन के तहत मुझे 13 नंबर पैनल से फिर से चुनाव लड़ने के लिए टिकट दी गई कांग्रेस की। एक टिकट कांग्रेस को थी, एक टिकट एनसीपी की थी। साथ में बागीबाई लबाना जो श्री होशियार सिंह जी की माता जी हैं, उन्होंने साथ में चुनाव लड़ा और हम दोनों लगभग 1000 वोटों से विजयी हुए। 2002 में राजेश वधेरा जी कोऑप्ट हुए, 2007 में चुनाव हारने के बाद भी इनको कोऑप्ट किया गया, 2012 में चुनाव लड़े और जीते। 2007 में जब आप चुनाव हारे थे तब आपके प्रतिद्वंदी मोहन राम रखियानी गाड़ो जीते थे। वो कौन सी पार्टी से जीते थे? साई पार्टी से जीते थे। साई पार्टी से जीते जी हाँ। और फिर अब 2012 की जब बारी आई तो आपने शायद कांग्रेस पर चुनाव। जी हाँ। हाँ। और मोहन राम रखियानी गाड़ो जी कौन सी पार्टी से लड़े थे? बीजेपी से। और वो हारे थे। जी। कहीं ना कहीं आपको भी लगा होगा कि आपके वार्ड में ये कार्य नहीं हो रहे हैं। मोहन राम रखियानी गाड़ो का भी नाम अपने वार्ड में था कि वो अच्छे कार्य करते हैं। अब जब आपकी बात की जाए, अब आप नगर सेवक हैं, आप क्या महसूस करते हैं कि जो खामियां, जो कमियां, जो लैकिंग रह गई होगी, कहीं ना कहीं लोगों की वो लैकिंग आप पूरी कर रहे हैं? वार्ड में उनसे बेहतर काम हो रहे हैं? बिल्कुल, लोगों का काम उनसे बेहतर ढंग से हो रहा है और बेहतर स्पीड से हो रहा है। जैसे मैंने कभी मेरे वार्ड में इंटरलॉक ब्लॉक नहीं लगवाए। जहाँ जहाँ भी इंटरलॉक ब्लॉक मेरे नगर सेवक बनने से पहले लगाए गए वो सब रास्ते उखड़ चुके हैं। यहाँ तक के 2012 के चुनाव से 2 महीना पहले जहाँ इंटरलॉक ब्लॉक लगे, आज वहाँ की परिस्थिति काफ़ी खराब है। वहाँ पर हमको दूसरी बार खर्चा करके फिर से, ये पब्लिक मनी है, पब्लिक टैक्स भरती है तो महानगर पालिका काम करती है, फिर से दोबारा खर्चा करके वापस से सीमेंट कंक्रीट के रोड बनाने पड़ते हैं। कई जगह पे हमें लोग बताते हैं कि हमने साहब मना किया कि हमारी गली बहुत अच्छी है, यहाँ कुछ नहीं करवाई, कोई ज़रूरत नहीं है करने की, फिर भी इंटरलॉक ब्लॉक लगवा दिए गए। तो ये कहीं ना कहीं एक वेस्टेज ऑफ पब्लिक मनी है, ये उसका दुरुपयोग है। और इंटरलॉक ब्लॉक सही ढंग से न लगाने के वजह से या ख़राब क्वालिटी की लगाने के वजह से काफ़ी जनता के पैसे का नुकसान हुआ और फिर से हमें बार बार वहाँ पर
दोबारा कार्य करना पड़ा। चलिए, ये तो वो कार्य हैं जो आप गिना रहे हैं कि आपने इन बातों को वहाँ पर देखा और उसमें करेक्शन लाई गई। हम मीडिया हैं, मीडिया के माध्यम से हमने कई बार लोगों में ये चर्चाएं भी सुनी है कि आपके वार्ड में अवैध बांध काम होते रहते हैं, जिनको संरक्षण देना तो आपके बस की बात है ही, आप देते हैं, लेकिन उस बांध काम में कहीं ना कहीं आपकी पार्टनरशिप, आपकी कंस्ट्रक्शन कंपनी का ही हाथ होता है। कहीं किसी को घर ऊपर करवाना है तो वो भी राजेश वदरिया के माध्यम से होगा, नहीं तो नहीं होगा। मार्केट में अभी हाल ही में एक न्यूज़ आई थी कि मार्केट में कई दुकानें जो है बनवाई गई, वो गैर कानूनी थी। हज़ारी शेड में एक बांध काम हो रहा था जिसका विरोध भी किसी ने किया, लेकिन उस विरोध के चलते भी आपने वो बांध काम करवा दिया। तो ऐसी लोगों में चर्चाएं हैं, लेकिन मीडिया का काम है लोगों की चर्चा और आपके मुंह से सत्य तथ्य सामने लाना। देखिए, मीडिया में जो बातें चलती हैं, व्हाट्सएप पे जो बातें चलती हैं, वो सभी सत्य नहीं होती। मैं आपको एक बहुत बड़ा उदाहरण दूंगा। मेरे प्रभाग में एक 5x5 की दुकान की कीमत 50 लाख रुपए है। वहां मैंने विप्सन टावर के सामने बैरक नंबर 436 के यहाँ निरंजन डावखेरे साहब से और अपना फंड स्टैंडिंग कमेटी जब भी मैं मेंबर था, उसका फंड लगा के 20 लाख रुपए में 20x40 का मैंने समाज मंदिर का ग्राउंड+1 का निर्माण करवाया। यही बात मुझसे आमदार उस समय पे थे पप्पू कालानी, उन्होंने भी पूछी थी कि आप यहाँ समाज मंदिर बनाओगे? मैं बोला साहब हाँ, आपकी ही ये एक इलेक्शन के समय की कमिटमेंट है और वो मैं पूरा करने जा रहा हूँ। आप अंदाज़ा लगाइए, 5x5 के दुकान की कीमत 50 लाख रुपए है, और अगर मैं वहाँ समाज मंदिर नहीं बनाता था तो वहाँ मार्केट की कीमत क्या होगी, ये अच्छी तरह मैं भी जानता हूँ, आप भी जानते हो। लेकिन मैंने वहाँ समाज मंदिर बनाया और ये भी हुआ कि समाज मंदिर जैसे ही पूरा हुआ, कमिश्नर के पास कंप्लेन गई कि इन्होंने दुकान का निर्माण कराया है। कमिश्नर वहाँ पर खुद आए और अपनी आंखों से देखा कि यहाँ समाज मंदिर बना है, ना कि दुकान। तो एलिगेशंस, फॉल्स एलिगेशंस, राजनीति में हम लोग हैं, हमारे ऊपर लगते रहते हैं, लेकिन कहते हैं हाथ कंगन तो आरसी किया। सामने समाज मंदिर बना हुआ है, आप कभी भी चल के देख सकते हैं। और बाकी आप जो कह रहे हैं कि इलीगल कंस्ट्रक्शन है, इलीगल कंस्ट्रक्शन के लिए एक नगर सेवक जिम्मेदार नहीं है, पूरा सिस्टम जिम्मेदार है। यहाँ जिनके पास सनद है उनके पास टाइटल नहीं है, टाइटल है तो प्लान पास नहीं हो रहा है, प्लान पास होगा तो फिर उसकी भी 100 तकलीफें हैं, और लोगों को मजबूर किया जाता है कि आप इलीगल कंस्ट्रक्शन करो। हम लोग कितना भी चाहते हैं, कितना भी इनकरेज करते हैं, कई लोगों के हमने प्लान पास करवा के दिए कि उससे कारपोरेशन का ही रेवेन्यू आता है, लेकिन चाह के न चाह के एक कमर्शियल सिस्टम है, कमर्शियल वैल्यू का फ़र्क पड़ता है। प्लान पास में जितना खर्चा होता है, एक एग्जांपल देता हूँ आपको। मेरे एक दोस्त ने मेरे वार्ड में एक जगह ली, बैरक की 12x36 की सनद की जगह थी। उनको 8 लाख रुपए की डेवलपमेंट चार्जेस और प्रीमियम लगा, और इतने ही खर्चे में एक टीजी बनती है। तो जो आदमी गरीब है, जो आज 1947 से यहाँ आया है, उसकी 3 पीढ़ियाँ बढ़ गई, आगे चली गई। 4 लोग आए थे, अभी वो लोग 14 हो गए, कहीं 20 हो गए, कहीं 22 लोग हो गए। तो उनको तो घर चाहिए ना। आज तक हमारे पास FSI बड़ी है, ना हमारे पास और कोई सुविधा आई है। इसके लिए लोग उस तरफ जाते हैं। हम लोग उनको समझाते हैं कि इलीगल कंस्ट्रक्शन आज ना कल टूट सकता है, लेकिन लोगों की भी अपनी मजबूरियां हैं। कभी वो लोग हमारी बात मानते हैं, कभी नहीं मानते। दूसरी बात जो आपने मुझसे पूछी हाजिरी शेड की, वो मेरे प्रभाग में मेरे नगर सेवक निधि से मैंने हाजिरी शेड बनाया, क्योंकि वहाँ पहले हाजिरी शेड और गोडाउन सफाई कामगारों के लिए नहीं था। तो दूसरे प्रभाग में सामान रखना था, वहाँ से आने जाने की तकलीफ थी। मैंने वहाँ हाजिरी शेड और गोडाउन पास करवाया। जैसे ही हाजिरी शेड का निर्माण चालू हुआ, साथ साथ में किसी और ने उसका मौका देख के
एक दुकान कंस्ट्रक्शन करने की चालू की काम, और सबको यही बताया कि ये भी हाजिरी शेड का ही हिस्सा है। हमने साइट देखी और कमिश्नर से बात करके वो खुद मैंने खड़ा रह के वो डिमोलिशन हमने करवाई, और हाजिरी शेड और गोडाउन सफाई कामगार को दिया है, और वहीं भी आज भी हाजिरी लगती है और हाजिरी शेड कंप्लीट है, आप देख सकते हैं। चलिए, राजेश वदरिया जी के ऊपर ये चर्चा थी लोगों में कि हाजिरी शेड में जो अवैध बांधकाम हो रहा था कहीं ना कहीं ये भी इन्वॉल्व हैं, और आज आपके समक्ष इन्होंने बता दिया कि डिमोलिशन उल्टा इन्होंने करवाई। हालांकि हमें ये जानकारी प्राप्त थी कि कुछ नगर सेवकों ने मिलकर उस अवैध बांधकाम को रुकवाया, लेकिन ये आज आपके समक्ष कह रहे हैं कि इन्होंने ऑन द कंट्री उसे डिमोलिश करवाया और आज वहां पर पार्किंग की व्यवस्था है। राजेश जी, इस बात पर आप अपना क्या विचार रखेंगे कि एक नगर सेवक अपने वार्ड में, अपने पैनल में अवैध बांधकामों के रोकने के लिए जितना मौके पर उसको फर्ज निभाना चाहिए, अगर वो खुद ही कंस्ट्रक्शन के व्यवसाय में है, और इन दिनों क्या होता है कि हम इसी कार्यक्रम में जब किसी नगर सेवक से पूछते हैं कि पॉलिटिक्स के अलावा आपका और कारोबार क्या है, तो कई नगर सेवक हमको ये बताते हैं कि मेरी कंस्ट्रक्शन कंपनी है। एक तो वो नगर सेवक है, दूसरी उनकी अपनी ही कंस्ट्रक्शन कंपनी है। तो बांध काम रुकने पर कहीं ना कहीं एक चर्चा का विषय सचमुच में पब्लिक में बन जाता है। तो आपका व्यक्तिगत विचार इस पर क्या है? देखिए, पहले तो मैं किसी ज़माने में भवन निर्माता था, आज नहीं हूँ। मैंने कुछ बिल्डिंगें लीगली बनाई हैं, कंप्लीशन सर्टिफिकेट, पेपर्स, इनकम टैक्स के रिटर्न्स मेरे पास है, आप कभी भी आके देख सकते हैं। बाकी और कई नगर सेवकों का नाम आते रहता है या होगा, तो उनके लिए मेरा जवाब देना उचित नहीं है। वो सवाल आप उनसे ही पूछें तो बेहतर होगा। नहीं, मैं एक जनरल व्यक्तिगत राय पूछता हूं। मतलब ये सही है क्या कि आप एक नगर सेवक हैं, जब आपको बांधकाम को रोकना है पब्लिक के लिए, जनहित के लिए, वो आपको फर्ज निभाना है, लेकिन कहीं ना कहीं कंस्ट्रक्शन कंपनी भी आपकी ही है। उस एरिया में कंस्ट्रक्शन करना है तो वो कंपनी आप ही की कर रही है। मैं दूसरे नगर सेवकों की बात कर रहा हूँ, तो इस पर मैं आपकी व्यक्तिगत राय, उनके लिए नहीं, उनकी बात भी मैं जानना नहीं चाहता। राजेश वदरिया एज द जिम्मेदार एक नागरिक होने के नाते अपनी क्या व्यक्तिगत राय देना चाहता है? देखिए, मेरी व्यक्तिगत राय है, जिस समय पे हमारा डेवलपमेंट प्लान पास हो रहा था तो मैंने उसमें एक लाइन ऐड करने के लिए उनको कहा था कि जैसे मुंबई में 18 फुट की हाइट अलाउ है, तो यहाँ भी 18 फुट हाइट का घर, मतलब ग्राउंड प्लस फर्स्ट, अलाउ होना चाहिए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो हो न सका। अगर हमको इलीगल कंस्ट्रक्शन रोकना है तो हमें कुछ लोगों को सुविधाएं भी देनी है। आज इनकम टैक्स में डिस्क्लोजर स्कीम आती है, तो क्यों आती है? या 2005 में कुछ गवर्नमेंट ने एक एक्ट लाया कि रेगुलाइजेशन ऑफ इलीगल कंस्ट्रक्शन इन उल्लासनगर, खास एक कायदा किया। तो इसका मतलब ये है कि गवर्नमेंट भी कहीं ना कहीं मानती है और उल्लासनगर महानगर पालिका भी मानती है कि वो इलीगल कंस्ट्रक्शन को रोकने में फेल हुए। उसका सबसे बड़ा रीजन है कि यहाँ की ग्राउंड रियलिटी अलग है, ग्राउंड की परिस्थितियां अलग हैं। लोग छोटे घरों में रहते हैं, परिवार बड़ा हो गया तो ऊपर बनाते हैं। दिल्ली में कॉलोनियां रेगुलाइज हुई, तो उसका सबसे बड़ा रीजन यही है कि महानगर पालिका हो या महाराष्ट्र शासन हो, कहीं ना कहीं लोगों की जरूरत नहीं समझ पाता है। फिर आप कहते हो वो कानून के हिसाब से कि वो गलत है। अभी एग्जाम्पल है, आप मेरे वार्ड में रहते हो और आप अपना घर बनाते हो और मैं कंप्लेन करूं कि साहब दीपक वाटवानी इलीगल घर बना रहा है, उसका घर तोड़ो, तो ये एक तरह से ऐसा होगा कि जिन लोगों ने हमें वोट दिया उनके ही हम घर तुड़वाएं। मैं किसी के भी घर तुड़वाने के फेवर में नहीं हूं। इलीगल कंस्ट्रक्शन हो रहा है, उसकी रोकने की जवाबदारी महानगर पालिका की है। अधिकार भी अधिकारियों के पास है, वो उनका काम है, वो करें। चलिए, राजनीतिज्ञ तौर पर आपने अपनी राय दे दी, व्यवसायी के तौर पर आपकी अपनी कंस्ट्रक्शन कंपनी का नाम अगर हम जानना चाहें तो आपकी कंपनी का नाम? मेरे कंस्ट्रक्शन कंपनी का नाम जो इस समय पे वजूद में नहीं है, डीपी इंटरप्राइजेस था, और उसके नाम पे मैंने कंस्ट्रक्शन की है और
जो लीगल बिल्डिंगें बनाई हैं हाँ, और इलीगल बिल्डिंग मैंने कोई बनाई नहीं है आज तक, और उसका इनकम टैक्स मेरिट कार्ड वगैरह सब है। वजूद की जहाँ तक बात की जाए तो इन दिनों आपका वजूद कोणार्क कंपनी से भी जोड़ा जाता है, इस पर आप क्या रोशनी डालेंगे? देखिए, कोणार्क अर्बन कोऑपरेटिव बैंक का मैं डायरेक्टर हूँ पिछले कई सालों से, मेरा दूसरा टर्म चल रहा है वहाँ भी। और क्योंकि कोणार्क बैंक के डायरेक्टर्स और कोणार्क कंपनी के डायरेक्टर्स एक ही हैं, तो लोगों को कई बार ये लगता है कि कोणार्क कंपनी के साथ भी इनका जुड़ाव होगा, और लोगों में ये समझ भी है। तो किस किस को समझाएं, बेहतर है हम अपना कार्य करते रहें और लोगों को जितना समझना है, जो समझना है वो समझें। राजेश जी, लोगों में ये चर्चा है, या हम भी मीडिया के माध्यम से इस सवाल पर आपका जवाब चाहेंगे, कोणार्क कंपनी जब बनी, जब अस्तित्व में आई, तब आपका उनसे जुड़ना, क्या इसमें सोर्स पप्पू कालानी बने थे? देखिए, कोणार्क कंपनी जब भी बनी होगी मुझे आइडिया नहीं है, लेकिन जितनी मुझे जानकारी है वो है कि उनके पास 1998 से जकात का ठेका था, तो मतलब उससे पहले कंपनी बनी होगी। और 1998 में मेरा और उनका कोई संपर्क नहीं था, और पप्पू कालानी भी उस समय शहर में नहीं थे। जब आप संपर्क में आए तो आप डायरेक्ट लिंक में थे, मतलब पप्पू कालानी का इस बात में कि आपका उनसे संपर्क बना, उसमें कोई रोल नहीं है? देखिए, कहीं ना कहीं हमको सेतु बनना पड़ता है एक नई शुरुआत करने के लिए। जैसे मैंने आपको बताया 2002 में उन्होंने मुझे मनोनीत किया, तो उस समय पे जो परिस्थितियां थी कि किसी और कंपनी का कॉन्ट्रैक्ट चल रहा था जिसकी दादागिरी की बहुत सारी कंप्लेंट्स शहर में थी, गुंडागर्दी की शहर में बहुत तकलीफें थी। तो उस समय पे पप्पू कालानी ने ये ठीक समझा कि कोणार्क के पास उस समय पे ठेका नहीं था, तो उनको वापस ठेका भरने के लिए कि आप कॉन्ट्रैक्ट भरो, टेंडर भरो, तो इसके लिए उन्होंने बात की थी। और फिर कहीं ना कहीं कोणार्क का वापस शहर में आगमन हुआ, और जो है वो आपको आइडिया है कि वापस कोणार्क आई, कोणार्क ने टेंडर भरे, और फिर कुछ समय तक जब तक जकात थी वो उन्होंने जकात चलाई है। कोणार्क बिजनेस कर रही थी और कई सारे ठेके उन्होंने लिए। अचानक कोणार्क कंपनी के डायरेक्टर्स की बात बनी कि वो पॉलिटिक्स में आए, और पिछले दिनों, पिछले चुनाव में उन्होंने अपनी कोणार्क कंपनी के सारे जो डायरेक्टर्स थे, सारे वो लोग जो हैं कांग्रेस पार्टी में मर्ज हुए। आप भी शायद कांग्रेस के चुनाव चिन्ह पर इलेक्शन लड़े। तो ये सारा सीन क्या था? क्या कोणार्क कंपनी के सारे जो पार्टनर थे, या आप भी उनके नज़दीकी मतलब पहचान वालों में से थे, तो आपका मन भी ये हुआ, सबका मन ये हुआ कि हमें भी पॉलिटिक्स में एंट्री करनी चाहिए? देखिए, डायरेक्टली तो कभी कोणार्क के डायरेक्टर्स ने पॉलिटिक्स में एंट्री नहीं की। हालांकि उनकी एक सोच थी कि उल्लासनगर में कुछ समय से कोई बड़ा प्रोजेक्ट नहीं आया है शहर हित में, जैसे मेट्रो हो या और कोई बड़ा प्रोजेक्ट हमें मिला नहीं है। तो उनके जो कॉन्टेक्स्ट थे उन्होंने यूज़ करके कि हम शहर में कोई बड़े प्रोजेक्ट्स लाएं और बड़ा कोई अच्छा कार्य करें, उस वजह से उन्होंने पॉलिटिकल पार्टी को, जो कोणार्क विकास आघाड़ी का नाम था, और उसको सपोर्ट किया था। डायरेक्टली कोई भी इन्वॉल्व नहीं थे, लेकिन उन्होंने सपोर्ट किया था। फिर पप्पू कालानी के साथ उनका कांग्रेस में विलय हुआ, और कांग्रेस के साथ फिर उनका गठबंधन हुआ, और फिर उसके तहत मैंने कांग्रेस में एंट्री की और कांग्रेस के टिकट पे चुनाव लड़ा। क्या अनुभव रहा जब वो विलय हुई कांग्रेस में पार्टी? तब लोगों में बहुत चर्चा थी कि इस बार कोणार्क विकास आघाड़ी जो है वो कांग्रेस में विलय हो गई है, कांग्रेस की कई सारी सीट्स आएंगी। तो क्या अनुभव रहा? सीट्स आई जो 8 सीट्स, देखिए जो अपेक्षा थी उतनी सीट्स नहीं आई कांग्रेस की। कांग्रेस के 8 नगर सेवक चुन के आए, और कुछ नगर सेवक कांग्रेस के 20, 30, 50, 75
वोटों से गिर गए। तो जो अपेक्षा थी कांग्रेस को उस समय पे वो पूरी नहीं हो पाई। अब जो चुनाव होने वाले हैं फरवरी में, क्या कोणार्क विकास आघाड़ी अपने दम पर या फिर किसी पार्टी को सपोर्ट करने के लिए तैयार है? इस बारे में कोई जानकारी देना चाहेंगे? कोणार्क विकास आघाड़ी का मेरा कोई अभी संपर्क नहीं है और इस समय मैंने टीम ओमी कालानी ज्वाइन की है और ओमी कालानी के ही मार्गदर्शन में हम चुनाव लड़ेंगे, ऐसा हमने मन बनाया है। चलिए, इस बार आप टीम ओमी कालानी के बैनर तले या फिर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के चुनाव चिन्ह पर चुनाव लड़ेंगे। चुनाव की बात कोणार्क पे हम थे। कोणार्क कंपनी के बैंक के आप डायरेक्टर हैं, आपने बताया, लेकिन कहीं ना कहीं शहर में जब कचरे की समस्या आती है, ठेका लिया हुआ है कोणार्क कंपनी का, तो कोणार्क कंपनी का वो कौन सा व्यक्ति विशेष है कि अगर कचरे की समस्या बड़ी है या इस बारे में, इस संदर्भ में कंपनी को अगर जिम्मेदार ठहराया जाता है तो किसके पास ज़्यादा से ज़्यादा फ़ोन जाते हैं, किसको ये बात बतलाई जाती है? व्यक्ति विशेष की अगर बात की जाए तो किससे शिकायत की जाती है? आजकल तो साहब हर चीज़ ऐप पे है। स्वच्छता ऐप है, आप स्वच्छता ऐप के ऊपर कंप्लेन कर सकते हैं। तो किसी व्यक्ति विशेष के पास जाने की मुझे नहीं लगता है कि किसी को आवश्यकता है। ये बात मैंने हमें भी कभी समस्या होती है कचरे की, हम स्वच्छता ऐप का उपयोग करते हैं। मेरी कई कंप्लेंट स्वच्छता ऐप के जरिए सॉल्व हुई हैं। नहीं, ऐप के जरिए सॉल्व करना, सोशल मीडिया का होना, ये अपने आप में लोगों की सहूलियत के है, लेकिन उस गलती के पीछे जिम्मेदार व्यक्ति किसको ठहराया जाए? कोणार्क कंपनी के किस व्यक्ति को इस कंपनी की वजह से हो रही सहूलियत की क्रेडिट दी जाए या इस कंपनी की वजह से हो रही कमी की डिसक्रेडिट दी जाए? कई बार आपके बारे में भी समाचार पत्रों में आ रहा है कि राजेश वधेरिया इसके लिए जिम्मेदार है। मैं एक्चुअली डायरेक्ट इनडायरेक्ट वो बात पूछना चाहता हूँ। तो बेहतर होगा कि आप डायरेक्ट ही पूछ लें। आप ही से पूछ रहा हूँ। पूछ लिया। ये ऐसा है कि सभी चीजें जो न्यूज़पेपर में आती है वो सच नहीं होती है। अभी कोणार्क बैंक के साथ हम लोग जुड़े हैं। कोणार्क कंपनी के ही कुछ लोग जो डायरेक्टर्स भी हैं और कोणार्क बैंक में भी डायरेक्टर्स हैं। तो बट नेचुरल है, एक संवाद होता है। और कहीं अगर एक प्रॉब्लम है शहर में कचरे का, तो बट नेचुरल है हम उस रिलेशन का उपयोग करते हैं और डायरेक्टली उनको डायरेक्टर से बात करके उनके कचरे की या जो भी समस्या हो हल करवाने की कोशिश करते हैं। ऐसा होता है कि जैसे आप डायरेक्टली किसी को जब भी रिक्वेस्ट करते हो, अप्रोच करते हो, तो काम वो जल्द होता है। आप अधिकारी के पास गए, अधिकारी ने अपने नीचे वाले अधिकारी को बोला, उसने दूसरे को बोला, उसमें समय वेस्ट होता है। आप अगर समस्या लेके आए, हमने डायरेक्टली, हमें मालूम है, हम कारपोरेशन में बैठे हैं, कोणार्क बैंक में हूँ, तो अपने को मालूम है किस व्यक्ति को फ़ोन करने से ये काम होगा। तो हम लोग डायरेक्टली उस व्यक्ति को फ़ोन करके बोल देते हैं कि भैया ये यहाँ फला प्रॉब्लम है, तो आप देख लीजिए, तो वो प्रॉब्लम जल्दी ही सॉल्व होता है। तो कहीं ना कहीं जिम्मेदारी डायरेक्टली सॉल्व करनी हो तो कहीं कमी है तो उनके लिए भी जिम्मेदार इनको कह के मीडिया में कई सारी बातें आती हैं और कहीं ना कहीं सहूलियत हो तो भी राजेश वधेरिया को इस बारे में क्रेडिट दी जाती है। राजेश जी, पानी ब्लू लाइन, उससे भी कोणार्क का संबंध है। अब कहीं ना कहीं कोणार्क, मैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट क्यों कह रहा था, क्योंकि कोणार्क में एक आप ही नहीं है ना, कई और डायरेक्टर्स हैं जिनका नाम लिया जाना चाहिए। कोणार्क कंपनी जहां आती है तो और कई सारे नाम है जिनका इनिशियल तौर पर नाम लिया जाना, लेकिन हर बार राजेश वधेरिया का ही नाम आ जाता है। अब यहाँ कहा जाता है कि पानी के बारे में अगर जानना हो तो मास्टरमाइंड है राजेश वधेरिया। वो जानते हैं कि पानी कहाँ है और कहाँ नहीं है। अगर किसी से खुन्नस निकालनी हो तो वो पानी वहाँ नहीं आएगा, उसके लिए भी जिम्मेदार राजेश वधेरिया है। लेकिन राजेश वधेरिया डंके की चोट पर ये भी कहते हैं कि यहाँ इस एरिया में पानी है तो वहाँ पानी रहेगा। देखिए, आपने एक चीज़ उल्टी कही जी। मैं अपने वार्ड के लिए कमिटेड हूँ कि मुझे वहाँ पानी देना है, फिर बाय हुक और बाय क्रुक करना पड़ता है, हम करते हैं, कोई इशू नहीं है। लोगों की सुविधाएं देखनी है तो कभी कभी शॉर्टकट भी अपनाना पड़ता है, अलग ढंग से भी काम करना पड़ता है। ब्लू लाइन जो मेरे वार्ड में डाली गई है उसके लिए मैंने सबसे ज़्यादा एफर्ट्स लिए। बालकन जी भारी पे 70 लाख लीटर की टाकी बनवाई
और वहाँ पर कुछ इश्यूज आए, वो मैंने सॉल्व करवाए, पाइपलाइंस डाली। और यहाँ तक कि मेरे वार्ड में आज एक पोर्शन में नाना नानी गार्डन हो, इंदिरा गांधी गार्डन हो, महान अपार्टमेंट का पट्टा हो, वहाँ पर 1.5-2 सालों से ब्लू लाइन चालू है, एक्टिव है, और उससे लोग संतुष्ट हैं। इशू ये है कि जब भी हम प्रॉब्लम सॉल्व करने को जाते हैं तो प्रॉब्लम की जीरो से स्टडी करनी पड़ती है। पानी के लिए मेरी स्टडी इतनी है, मेरी इतनी नज़र होती थी जिस समय पे पानी की तकलीफ थी कि उल्लास रिवर की लेवल, कमिश्नर को मैं फ़ोन करके बता था कि साहब आपके रिवर की लेवल -1 मीटर हो गई है और आपका पानी बंद होने वाला है। जो कोऑर्डिनेशन इरिगेशन डिपार्टमेंट, MIDC, महानगर पालिका को करना चाहिए वो काम मैं करता था। और ये सिर्फ मेरे वार्ड का क्वेश्चन नहीं था, मेरे पूरे उल्लासनगर का था। इरिगेशन डिपार्टमेंट के चीफ इंजीनियर से बात करनी हो, सुपरिटेंडेंट इंजीनियर से बात करनी हो, MIDC के सुपरिटेंडेंट इंजीनियर से बात करनी हो, कमिश्नर को बात करनी हो, इनका पूरा कोऑर्डिनेशन मैं देखता था कभी कभी। और इनमें क्या इश्यूज हैं, जैसे MIDC क्या एक बारहवीं डैम है, उस तरफ टाटा कंपनी का आंध्रा वैली डैम है, जिनसे उल्लास नदी में पानी आता है। उल्लास नदी का जो बेसिन है, जो नदी पात्र है, वो इरिगेशन डिपार्टमेंट संभालता है। अगर कहीं इरिगेशन डिपार्टमेंट ने लेवल मेंटेन नहीं की, MIDC को सूचना नहीं दी या टाटा कंपनी को सूचना नहीं दी कि इतना हमें आज पानी चाहिए, तो वो लेवल मिसमैच होती है। और जैसे ही नदी की लेवल डाउन होगी, जो उल्लासनगर को पानी आता है वो पंपिंग स्टेशन में पानी कम पहुंचता है, जिससे उल्लासनगर को कम दबाव में पानी मिलता है, कम पानी मिलता है। तो ये पूरा चीज जब भी मैंने स्टडी किया तो उसमें मुझे एक चीज दिखी कि इन लोगों में कोऑर्डिनेशन बिल्कुल नहीं है, और कोऑर्डिनेशन ना होने की वजह से वो गैप मैंने फिल किया। और उनको जब भी मैंने बताया कि ये चीज आपकी लैकिंग है, उन्होंने इम्प्रूव की। और कई बार यहाँ तक के 2 बार ऐसे भी हुआ कि हमने उनको पानी लेवल डाउन होने के बारे में हमने बताया कि साहब आपकी लेवल -1 मीटर है। तो उतना बता के, उनको चेता के, उनसे पानी शुरुआ के वो लेवल भरवाना, फिर पानी शुरुआना, फिर पानी सब जगह तक पहुंचना, ये स्टडी से ही हम सीखते हैं। मेरे पास कोई इंजीनियरिंग की डिग्री नहीं है, लेकिन प्रैक्टिकली उस चीज में हमें इन्वॉल्व होना पड़ता है कि आखिर ये पानी की समस्या आ क्यों रही है। जब भी आप उसके पूरी स्टडी कर लोगे तो फिर आप उसको सुधार भी पाओगे। अभी ओल्ड MBR से मेरे वार्ड में पानी आता है, बीच बीच में इंजीनियर लोग उसमें तब्दीली करते रहते हैं, एक्सपेरिमेंट्स करते रहते हैं। तो हर बार उनके साथ बैठ के डिस्कस करके कि ये इसमें कौन सी लाइन बड़ी है, कौन सी लाइन छोटी है, किसकी लाइन की लंबाई कितनी है, वो सब समझा के उस हिसाब से वहाँ पे पानी अलॉट करना पड़ता है। और इस हिसाब से हम लोग मैनेज करते हैं, उस हिसाब से कभी कभी झगड़ा करते हैं, और कभी कभी रास्ता रोको आंदोलन किया है हमने। नेहरू चौक पे मैंने सबसे पहले रास्ता रोको आंदोलन किया था, तो वो पानी की वजह से ही था। तो अपने लोगों तक पानी पहुंचाना है तो कभी तो लड़ना भी पड़ेगा, कभी झगड़ना भी पड़ेगा, और कभी रास्ता रोको आंदोलन करना पड़ेगा। तो हम लोग करते हैं। ये अपने लोग कहीं कहीं जब आप शहर के लिए एक मतलब फर्ज निभाने वाला नागरिक बनते हैं, तो अपने लोग आप सिर्फ वार्ड के लोगों को कहते हैं या पूरे शहर के लोगों को कहते हैं? मुझे याद है वो किस्सा, जब आपने रास्ता रोको आंदोलन किया था, उसी समय की बात है कि कुमार एलानी से पानी की बात पर अनबन हुई थी कि उनका मानना था कि हमारी तरफ आने वाला पानी जो है रोक दिया जा रहा है और इनके वार्ड की ओर जाने वाला पानी शुरू किया जा रहा है। तो इस पर आप रोशनी डालिए। देखिए, कुमार एलानी के साथ जो मेरा वाद विवाद हुआ था, नेहरू चौक पे ही हुआ था, और इस रास्ता रोको के बाद हुआ था। वहां वो अपने वार्ड के लिए मेरे वार्ड से लाइन ले रहे थे, तो मैंने उनको जाके वहां रोका कि आप मेरे वार्ड का पानी अपने वार्ड में नहीं लेके जा सकते। उस समय पे कमिश्नर का ऑर्डर था कि कोई भी नई लाइन नहीं डाली जाएगी, जितना पानी है, जिसका पानी है, जो टाइमिंग है पानी की, उसी को मिलेगा। मैंने उनको रोका, उस वजह से उन्होंने मेरे ऊपर नाराज होके कुछ गलत शब्द का उपयोग भी किया। मैंने
पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट की, लेकिन वहाँ पर जाधव जो उस समय पे सीनियर इंस्पेक्टर थे, उन्होंने कुमार अलानी को बुला के हमारा कॉम्प्रोमाइज करवाया। लेकिन वाद विवाद पब्लिक का काम करते समय होता है, और कईयों के साथ भी हुआ है। कई इलीगल वॉल ऑपरेट करते हैं, मैंने 3 बार उनको पकड़ के पुलिस स्टेशन में बंद करवाया है। जो भी मेरे एरिया के वॉल से मस्ती करता है तो वॉल के ऊपर हमारी नज़र रहती है, पाइपलाइन के ऊपर हमारी नज़र रहती है कि उससे कोई छेड़खानी ना करे। छेड़खानी करेगा तो समय पे पानी नहीं मिलेगा, तो वहाँ पर नज़र रखते हैं, और अगर कोई करता है तो फिर उसको हमने पुलिस के हवाले भी किया है। तो यही विशेषता है इस कार्यक्रम की, एक मुलाकात जिसमें आपके द्वारा किसी टेढ़ी बात को यहाँ इनके समक्ष रखा जाता है और ये आपके समक्ष उस सीधी बात को लाते हैं। अब जो चुनाव होने वाले हैं, आपके पैनल के लिए आपका दृष्टिकोण, आपका विजन, लोग जो देख रहे हैं वो आपको समझें, आपको सुने। देखिए, 2 टर्म जो उल्लासनगर के महानगर पालिका के गुजरे हैं, जिसमें एक बार मैं नॉमिनेटेड था, एक बार चुनाव जीत के मैं प्रतिनिधि था, तो मेरा ये एक्सपीरियंस कहता है कि जब तक एक पार्टी की सत्ता उल्लासनगर महानगर पालिका में नहीं होगी, तब तक जो कार्यों की अपेक्षा लोग हमसे करते हैं वो हो नहीं पाएंगे। और इसके लिए मैं लोगों से यही कहूँगा कि एक पार्टी की सत्ता होनी जरूरी है। राजेश वदरिया जी, जो कि आगामी चुनाव में एक पार्टी की सत्ता की जो ख्वाहिश है वो रखते हैं और आपसे अपील कर रहे हैं। राजेश वदरिया जी, इस कार्यक्रम में हम एक रैपिड फायर सेक्शन करते हैं, जिसमें मैं अपनी तरफ से एक शब्द बोलूँगा, बिना सोचे दिल से उसका जवाब आप एक शब्द, एक वाक्य या एक विचार में दे सकते हैं। तो रैपिड फायर में मेरा सबसे पहला शब्द है कंस्ट्रक्शन कंपनी। डेवलपमेंट। पप्पू कालानी। माय मेंटर। कोनार्क कंपनी। बिजनेसमैन। कांग्रेस। नो कमेंट्स। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी। राइजिंग सन। चलिए, आपने बिल्कुल बिना समय गंवाए और दिल से जवाब दिया। अब जाते जाते आपकी जिंदगी के, आपके जीवन के वो 2 पल चुराना चाहेंगे पब्लिक के लिए, क्योंकि आप पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव हैं। एक पल वो जिसमें आप जिंदगी में सबसे ज़्यादा दुखी हुए, दूसरा पल वो जिसमें सबसे ज़्यादा खुश हुए। मैं ना कभी बहुत ज़्यादा खुश होता हूँ, ना बहुत ज़्यादा दुखी होता हूँ कभी। उसका रीज़न ये है कि मेरा भगवान के प्रति अटूट विश्वास है। करने और करवाने वाला वो है, हम कुछ भी नहीं है, हम सिर्फ एक कठमुतली, एक पात्र हैं। वो हमसे जो करवाना चाहता है हम करते हैं। इसके लिए जो दुख है या जो सुख है, जो इस शरीर को हमें भोगने हैं, इस जन्म में भोगने हैं, वो तो अवश्य भोगने हैं। आप हंस के भुगतो या रो के भुगतो, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। इसके लिए कोशिश यही करता हूँ, ना दुखी रहूँ ना सुखी रहूँ। बहुत ही गंभीरता वाली, बहुत ही बड़ी फिलॉसफी वाली बात कही राजेश वदरिया जी ने। शेक्सपियर ने भी कहा है कि ये दुनिया एक रंगमंच है, हम सब इंसान इस रंगमंच के किरदार हैं और हर इंसान को अपना अपना किरदार निभा के जाना है। जन्म से पर्दा उठता है और मृत्यु पर पर्दा गिरता है। तो आज हमारे इस कार्यक्रम को यहीं पर समाप्त करते हैं। राजेश वदरिया जी, आपने हमें समय दिया, आपका शुक्रिया। धन्यवाद। थैंक यू।